लंबे वीकेंड के बाद तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, और एक्शन है दुनिया भर के बाजारों से। और वायदा कारोबार की होगी इस महीने की एक्सपायरी भी। तो हफ्ता किस तरह का रहेगा और आज किस तरह की शुरुआत होगी और उसके बाद कारोबार किस तरफ बढ़ेगा, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इंटरनेशनल मार्केट से और साथ साथ कुछ अहम संकेत हैं जो कि आज बाजार का एक रूपरेखा तय करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रूड ही है। अब वापस से $2 की मजबूती आ चुकी है। थोड़ी देर पहले 73 के नीचे था, अब अपनी स्क्रीन पर नीचे ब्रेकिंग में दिख भी रहा है। ये $73 को भी पार कर गया। 2.25% की तेजी एक ब्रेंट क्रूड में बनती हुई दिखी है। क्या पहले जरा ट्रिगर्स देख लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से अहम ट्रिगर्स बनते हुए दिखेंगे। क्रूड उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहेगी। 25% की कमजोरी रुपए के अंदर भी दिखी है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अर्निंग्स के लिहाज से दो बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, इन दोनों की वेटेड इंडेक्स पे भी अच्छी है। दोनों के नंबर्स खराब नहीं है। HDFC बैंक के नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर भी ठीक आप कह सकते हैं। इन अगर जियो फैक्टर हटा दिया जाए तो इन दोनों नंबर्स का आज कैसे ट्रेड होगा, कितना इम्पैक्ट आएगा, ये देखेंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार ज़्यादातर आज ईस्टर मंडे की वजह से छुट्टी पर है, यानी कि जो भी संकेत हमको मिल रहे हैं वो थोड़े कम रुझानों के साथ है, कम बाजार की तेज़ी के साथ है। 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर हम आज आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्रूड ही है, जो भी आप $73 के ऊपर भी देख पा रहे हैं। तो अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड और क्रूड से जनित कई और प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं प्रॉब्लम्स की श्रेणी में लगाऊं, एक ट्रिगर और भी है, वो है जेट एयरवेज जी। ये हमारी अपनी निजी प्रॉब्लम भी है, बिल्कुल। और ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें 3-4 दिन पहले से खबरें अलग अलग तरह की है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि खबरें बहुत सारी मैं एक करके बता दूं। जेट या पहले क्रूड? पहले जेट पहले जेट चलिए, क्योंकि जेट चलेगा क्रूड से, तो पहले जरा जेट तो चला दें। ढेर सारी खबरें आ रही हैं और आती रहेंगी जेट एयरवेज को लेकर, क्योंकि सॉल्यूशन कब और किस तरह से होगा इसको लेकर जैसे जैसे एक एक दिन बीतता वैसे वैसे मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बात ये क्लियर है कि जेट एयरवेज बिकनी है, लेकिन अब सवाल बिकने से ज़्यादा इस बात पर आता हुआ दिख रहा है कि कौन खरीदना चाहता है और किस प्राइस पर खरीदना चाहता है, किस दाम पर खरीदना चाहता है। तो जिस दाम पर लेंडर शायद बेचना चाहते हैं वहाँ पर लेना नहीं चाहता। जेट में क्या है अभी इस वक्त? जेट में इस वक्त सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है जेट की ब्रांड, राइट? जेट एयरवेज ब्रांड है अपने आप में। क्या किसी ब्रांड के लिए जो भी नया दावेदार आता है वो कितना पैसा देने को तैयार? क्योंकि ब्रांड तो जितनी जेट की मजबूत है उतनी किंगफिशर की भी थी। उसके बावजूद तो खाली ब्रांड का तो आप पैसे नहीं देंगे। पैसे तो आप इस बात का देंगे कि आपके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, आपके पास पार्किंग स्लॉट्स कितने हैं, आपके पास रूट्स कितने हैं, और वो धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं न सिर्फ स्पाइस जेट या इंडिगो, बल्कि एयर इंडिया भी आगे बढ़कर जेट के रूट्स लेने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा। तो जितनी देरी होगी उतनी जेट एयरवेज के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वायदा कारोबार के बैन से भी स्टॉक बाहर आ गया। गैप तो है ही है कैश और फ्यूचर्स में। कैश में डिस्काउंट पर चल रहा है। आज इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोग और शॉर्ट करते हैं। अब जब तक ये मामला पूरा होता नहीं तब तक आपको दोनों तरह की खबरें आएंगी। एक और खबरें ये आएंगी कि जेट का मैनेजमेंट या जेट के कर्मचारी सरकार से मिल रहे हैं, कुछ कोशिश करेंगे, सरकार भी अपनी तरफ से आश्वासन देगी कि हम प्रयास करके बचाएंगे। दूसरी तरफ कई नए नए दावेदारों के नाम सामने आएंगे। तीसरी तरफ ये भी बड़े दावेदार का नाम सामने आ रहा है, आएंगे भी। अब कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम सच्चाई ये है कि जो लेनदार इसको बेचना चाहते हैं वो खुद पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। अगर लेनदार पैसा लगाते तो जेट बंद नहीं होती। तो उन्होंने जेट बंद होने का डिसीजन लेना ज़्यादा मुनासिब समझा, बजाय फ्रेश पैसा डालकर किसी और इन्वेस्टर को बेचे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि लेंडर से पैसा नहीं। तो बैंकर्स हैं, बैंकर से उनको तो जहाज चलाने नहीं, जहाज भले नहीं चलाना, लेकिन एक तो आप चलती हुई एयरवेज को बेचें और एक बंद होने के बाद जेट एयरलाइंस को बेचें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। वो 1000-1500 करोड़ डाल के चला भी सकते थे, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं कि और पैसा डालें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जेट के स्टॉक को बहुत वोलेटाइल रखेगी। ट्रेडिंग करना किसी भी तरफ खतरे से खाली नहीं है। बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें। गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश, जो कहते हैं कि 125 रुपये में, 150 रुपये में, पौने 200 रुपये में क्या जाएगा, जाने में बहुत कुछ जा सकता है, और लगे तो लॉटरी भी है। तो आप उतना ही ट्रेड करें या उतना ही खरीदने बेचने की कोशिश करें जितनी कि आपकी रिस्क एपेटाइट है, उससे कम करें तो बेहतर है। ये वाइल्ड मूव किसी भी तरफ आ सकते हैं। एक भाव जो जेट एहतियात ने जेट के बारे में बताया था वो 150 का जमाना हो गया वो। तब बात अलग थी, पे थे। तब बात अलग थी, अब बात अलग है। तब जेट एयरवेज फुल फ्लेज चल रही थी, आधी से ज़्यादा, मतलब 75-80% उड़ानें चल रही थी। आज ज़ीरो है। आज 150 रुपये देगा क्या एहतियात? अनलाइकली। दिक्कत वहाँ है, वक्त के साथ कीमत गिरती है।
ये जेट एयरवेज उसका सबसे वो डिमिनिशिंग प्राइस थ्योरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जेट एयरवेज को तो अब देखते मतलब हैं अगर इसमें आप क्या शायद खबर कुछ होती जेट है। के बारे में मुझसे अच्छा सुनने की ख्वाहिश रख रहे मैं होंगे तो अच्छा शायद ये आज सुनना ना चाहता था क्योंकि थोड़ा रिलायंस निराश का हुए होंगे। हाँ, नहीं, मैं निराश इसलिए भी था कि देखिए सरकार का भी इसमें रोल है। कल वो वित्त मंत्री से नहीं, जाके मिल इसीलिए के आए। मैं 250 पौने 300 रुपए से 250 रुपए से मैं लगातार जेट पर नेगेटिव हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ नहीं जेट पर, क्योंकि अल्टीमेटली उस समय 150 रुपए की प्राइस इतिहाद देने को तैयार है। आज तो इतिहाद भी 150 नहीं देगा। आज तो इतिहाद भी नहीं तो देगा। क्या एयरलाइंस सबकी आंखों के सामने से इस तरह से डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं, इस मामले को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। अभी भी मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार इसे डूबने ना दे, कुछ ना कुछ तरीका निकाला जाएगा। लेकिन अब ये कि उसमें शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचेगा वो वाली बात है। तो शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है कोई मजबूत दावेदार आ जाए और उसके बाद वापस से भाव बन जाए, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत तकलीफ देखनी पड़ सकती है। हाँ, तो शेयर होल्डर्स के लिए अभी एक्चुअली देखा जाए तो बंद एयरलाइंस में शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। इक्विटी की वैल्यू जीरो है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब लेंडर्स को पैसा नहीं मिल रहा तो इक्विटी होल्डर्स को कहाँ से मिलेगा? अब कोई दावेदार आके खरीद लेगा और एयरलाइंस अगर चल जाएगी तो आपको लगेगा कि वैल्यू बन जाएगी, लेकिन तब भी 150 रुपए की 200 रुपए की वैल्यू बनने में तो वक्त लगेगा। लेकिन लोग उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद बंद ना हो, और वही उम्मीद 163 रुपए के भाव में दिख रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको लेकर कुछ और खबरें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी आएंगे एनालिसिस करके हम आपके सामने रखेंगे। अब आते जरा इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, किंगफिशर के वक्त भी ऐसे ही होता था। हर भाव में लोगों को लगता था इससे बुरा क्या, इससे बुरा क्या, इससे बुरा क्या, और वो स्टॉक गिरते 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 कुछ खत्म हो गया। एयरलाइंस बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं, गट फीलिंग है बचनी चाहिए, लेकिन कोई हमारी गट फीलिंग से तो काम नहीं चलता। अगर लेनदार पैसा डालने को तैयार नहीं, नया दावेदार पैसा डालने को, तो हो सकता है इसकी हालत और भी ख़राब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी करके आगे गिरकर 150 रुपये का दाम देकर आपके मुंह में पानी आए और आप शेयर खरीदने की कोशिश करें कि कोई रिलायंस खरीद लेगा या कोई XYZ खरीद लेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, खरीदने की कोई जल्दबाजी ना करें। ठीक है, अब जरा ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आपने लिखा तो न्यूट्रल है, लेकिन $2 का क्रूड बढ़ चुका है। इसको चेंज करना है या न्यूट्रल ही रखना है अभी भी? मुझे लगता है हाँ, मामला मुश्किल है थोड़ा सा कच्चे तेल का जिस तरह से। और आज बड़ी अहम बैठक तो क्या आज फैसला आना है ट्रम्प साहब की तरफ से, क्योंकि पहले ये था कि ईरान के साथ जिन लोगों का कारोबार है उसको लेकर ट्रम्प साहब उतने कड़क नहीं थे कि ठीक है चल रहा है चलने दो, ये वो, खाली आप मजबूरी है कि हिंदुस्तान की भी मजबूरी है कच्चा तेल। इसमें दो चीज़ें हैं डिम्पी। एक तो ये कि अगर वो ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाते हैं, और सैंक्शंस इस तरह की लगाते हैं कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसके लिए भी उतनी मुश्किल है, तब तो भारत के लिए मुश्किल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो फिर आपको ईरान से जो रुपए में सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपको अमेरिका के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ बहुत क्लियर है, ट्रम्प साहब भी कच्चे तेल के दाम ऊपर नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। वो हमेशा जैसे दाम ऊपर आते हैं वो ट्वीट कर देते हैं भाई भाव नीचे करो, बढ़ता हुआ कच्चा तेल दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो वो कितना कच्चा तेल को बढ़ने देंगे वो बैलेंस उन्हें बनाना है, हमें नहीं। वो कैसे बनाएंगे वही जाने। अभी तो वो बैलेंस बिगाड़ने के मूड में है, और संभावनाएं पूरी दिख रही है। आज शाम को ईरान पर वो ये घोषणाएं लगा दें, घोषणाएं कर दें कि सैंक्शंस लगा दें कि नहीं भाई हम कड़क हैं, और वही भाव में दिख भी रहा है। और लंबे समय तक $71-72 की रेंज में ट्रेड करने के बाद अब जो लेवल की तरफ बढ़ रहा है ना कच्चा तेल, चिंता की बात है, और ये करेंसी को भी खराब करेगा। तो मेरा ये समझना है कि क्रूड मूड बिगाड़ सकता है, और मूड बिगाड़े ना बिगाड़े एक चीज़ पक्की है, आपको तेजी तो करने नहीं देगा। ये बात तो पक्की है कि आपको तेजी नहीं करने देगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से 2 घंटे पहले न्यूट्रल था, अब नेगेटिव भी आप रख सकते हैं, क्योंकि पूरी संभावना है कि रुपये भी नीचे खुलता हुआ नजर आए। ठीक है, न्यूट्रल से आप इसको नेगेटिव की तरफ समझें। आप ज़रा नेगेटिव इसलिए भी क्योंकि एकाएक ये $2-2.5 बढ़ा जब हम भारतीय बाजार आज ओपनिंग कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट की संख्या थोड़े और कम है। सर FIs DIs का ट्रेंड ये क्या कहता है? FIs पॉजिटिव है, DIs नेगेटिव है, सेंटीमेंट सावधानी भरा है। FNO के सावधानी सेंटीमेंट पॉजिटिव से थोड़ा सा न्यूट्रल नेगेटिव साइड पर रख सकते हैं कच्चे तेल को देखते हुए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, ट्रेंड में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो निर्णायक रेंज पे रहे आज की रेंज है 11700 से 11800। ये 100 पॉइंट की छोटी रेंज है। इस रेंज के बाहर निकलेंगे तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए। 11650, 11850 लाइफ टाइम हाई जो हमने गुरुवार के दिन बनाया था 11855-56 जो भी है 11856, तो वही 50 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ बनती है। बैंक निफ्टी के लिए 30 130 400 छोटी रेंज है,
और 30,000 से 30,500 मीडियम रेंज बनती है। 30,000 के नीचे जाएंगे तो कमजोरी बढ़ेगी, 200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी 29,800 तक की। 30,500 के ऊपर निकलेंगे तो 150-200 पॉइंट की जगह ऊपर खुल जाती है संभावना। ऊपर की तो भूल ही जाइए कि इतना 30,500 के पार निकल जाएंगे। 30,000 आज होल्ड कर लें तो ये भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11,650 11,700 निफ्टी पर सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और 30,000 30,150 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन है दिन के लिए। ये लेवल, ये रेंज होल्ड हो तो बेहतर है, इनके नीचे गए तो समस्याएं बढ़ेंगी। फिर ये हफ्ता एक्सपायरी का है तो रेंज में कुछ उतार चढ़ाव होगा या हो सकता है, संभावना है, पूरी है, बिल्कुल है। ठीक है, अब आते हैं जरा लॉन्ग पोजीशंस जिनके पहले से खड़ी हैं, यानी कि जिनका तेजी की पोजीशंस खड़ी हुई हैं। 11,700 ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर आज 11,700 के नीचे दिन के दौरान जाते हैं, क्लोजिंग देते हैं, ज़्यादा सेफ रहना चाहें क्लोजिंग के लिए, या तो 11,690 होता है, 10 पॉइंट नीचे होता है। मैंने राउंड फिगर में 11,700 रखा है। 11,700 के नीचे आप खराब हैं, ये दोनों ही आपका स्टॉप लॉस का लेवल है तेजी की पोजीशन के लिए। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस दिन वाला तो ट्रिगर होएगा। अच्छा हुआ डिम्पी, गुरुवार को हमने जो इंट्राडे के लिए जो क्लोजिंग जो स्टॉप लॉस दिया था बैंक निफ्टी का, वो 30,400 था। आप देखिए वहां से लगभग 250 पॉइंट और गिरा, इसलिए स्टॉप लॉस की अहमियत है। अगर आपने 30,400 पर स्टॉप लॉस पंच किया होता तो आपको गुरुवार को बड़े नुकसान से आप बच जाते। बैंक निफ्टी ने जिस तरह से यू टर्न लिया, हालांकि बहुत लोग, हमने आज के 2000 में उस वक्त सुबह शॉर्ट करने की राय भी दी थी कि बैंक निफ्टी बेच दीजिए, और मुझे याद है 30,630 का लेवल था उस समय जब हमने शॉर्ट करने को बोला 30,630 से यहीं शॉर्ट कर दीजिए। हालांकि 30,400 से नीचे की उम्मीद नहीं थी, इतना गिर गया तो वो तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया। क्लोजिंग बेसिस पर 30,100 का स्टॉप लॉस था, उसके नीचे आप गए नहीं। तो आज अगर आप 30,100 के नीचे बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी पर बची खुची तेजी की पोजीशन भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है सर, शॉर्ट पोजीशंस जिनके पास है पहले से शॉर्ट पोजीशन है। निफ्टी इंट्राडे में 11,860 के पार निकले, थोड़ा दूर है, आप कहेंगे 100 पॉइंट दूर है, लेकिन हाँ है, बढ़िया है ना, आपको क्या दिक्कत है। मंदी की पोजीशन है, अगर 100 पॉइंट दूर का भी स्टॉप लॉस है, लाइफ हाई क्रॉस करे तो ही मंदी काटिए, बाकी मत काटिए। दिन के दौरान अगर इंट्राडे पोजीशन है आपकी, क्लोजिंग बेसिस पर पोजीशन है तो 11,800 के ऊपर बंद हो तो ही शॉर्ट काटिए, अदरवाइज मत काटिए। तो स्टॉप लॉस लेवल आपके क्लियर हो गए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 30,550 है, थोड़ा दूर है, लेकिन 30,550 के पार निकले दिन के दौरान या क्लोजिंग इसके ऊपर दे तो ही शॉर्ट काटिए, अदरवाइज शॉर्ट रखिए। नई पोजीशंस बनानी है निफ्टी पे, 11,700 के नज़दीक खरीदारी कर सकते हैं, एक मौका ले सकते हैं। 11,650 स्टॉप लॉस होगा, 11,750 11,800 के टारगेट के लिए। और दूसरा ये कि शॉर्ट कर सकते हैं, या तो एक ये कि खुलते ही शॉर्ट करें, अगर ऊपर खुले तो, हरे निशान में खुले तो आज शॉर्ट करना चाहिए। हालांकि अभी तक तो SGX निफ्टी को एडजस्ट करके आप देखेंगे तो हरे निशान में है, 20 पॉइंट की प्रीमियम है और 11,775 दिख रहा है, और 11,755 के आसपास आप बंद होते हैं, यानी कि फ्लैट खुलेंगे आप एडजस्टमेंट करके देखें तो। अगर ऊपर खुले तो बिल्कुल बेचना चाहिए। 11,800 11,850 तो बहुत परफेक्ट जोन है बेचने के लिए। 11,900 का स्टॉप लॉस होगा, 11,800 तक के टारगेट के लिए तब बनेंगे, या अगर थोड़ा 11,800 के आसपास भी मिल जाए तो बेच दें। 11,700 तक के टारगेट आपको आते हुए 750 तक के टारगेट के लिए आपको बेचना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 30,050 30,150 की रेंज में एक खरीदारी का मौका देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30,000 का होगा। खुलने के बाद देखें, मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है इन लेवल के आसपास खुल जाए अगर आप, तो थोड़ी सावधानी रखें। और डिम्पी देखिए, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोरी के संकेत दे रहा है, और हमने गुरुवार के दिन भी यही कहा था कि देखिए कमजोरी बैंक निफ्टी से आएगी, लीडरशिप कमजोरी की बैंक निफ्टी से आएगी। बैंक निफ्टी ने कमजोरी का पहला संकेत दे दिया है, तो खरीदने में आप या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और 30,225 30,350 30,425 तीन टारगेट आपके ऊपर के हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, ये बात पक्की है। और हम शुक्रवार को भी कह रहे थे कि सिर्फ एक ही रीजन था उस दिन शॉर्ट करने का, हायर पुट कॉल रेशियो 1.82। याद है कि पुट कॉल रेशियो ऐसा है जो आपको कह रहा है कि खरीदो मत, गैप मिलते ही बेचो। अब आज वापस रिकवरी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, तो अगर मिले मौका तो ऊपर में बेचना चाहिए। अगर HDFC बैंक की वजह से आपको मौका ऊपर मिल जाए तो 30,425 30,550 परफेक्ट रेंज है। 30,700 का स्टॉप लॉस है, 30,350 30,225 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को भी बेचना चाहिए आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी को अपने पुट कॉल रेशियो से देखा, साथ ही विक्स भी अब 22.5 पौने 23 के आसपास आ चुका है। बता रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और ये गुरुवार को ही संकेत आ गए, आज फिर से बढ़ेगी। विक्स हायर साइड पर है, तो पुट कॉल रेशियो विक्स दोनों तो हायर साइड पे ही। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला मामला है वो थोड़ा सा दूर है, 12,000 पर है कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इसलिए थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं जरा जल्दी से बैन वाले शेयर बता दूं। F&O बैन से 2 शेयर बाहर आए, जेट और रिलायंस पावर, 3 ऑलरेडी बैन में, IDB घुसा है रिलायंस कैपिटल, और घुसा रिलायंस कैपिटल। ये जेट पे तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, कुछ खास इस पे फर्क पड़ेगा नहीं।
अब आते हैं जरा रिजल्ट्स पे, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे हैं। हाँ, या उससे देंगे पहले या एफआईज ले FIs लें। देंगे। पहले एफआईज का बात देख लेते हैं एक बार। डेटा अच्छे हैं, 1040 करोड़ की कैश में खरीदारी है, 1200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं एफआईज ने, स्टॉक्स में भी कोई बिकवाली नहीं, तो डेटा तो गुरुवार के बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट। और घरेलू फंड ने भी कोई खास बेचा नहीं, 338 करोड़ का ही है, लेकिन देखते हैं आज वाकई में उतनी खरीदारी बरकरार होती है। ये पुराने हो गए डेटा, 3 दिन पुराने, 3 दिन लंबी छुट्टी हो गई है, तो आज इतना ही जोश बरकरार रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है सर, ये एफ&ओ के हिसाब से एफएनओ में देखिए, एक तो डिम्पी प्रीमियम घटकर 18 पॉइंट रह गई, आधी रह गई, और बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम 74 पॉइंट से घटकर 43 पॉइंट की रह गई है। निफ्टी में 5 लाख शेयर जुड़े हैं, शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनी है। 11,700 आपके लिए अहमियत वाला लेवल इसलिए आज से कि 22 लाख शेयर वहाँ पर है, और अब आप 11,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो रिस्क आपके 50 पॉइंट की खुल जाती, तो पहला सपोर्ट आपके लिए 11,700 है। 11,800 को पार करना मुश्किल होगा, वो पार करेंगे तो ही ताकत का पहला अंदाजा बनेगा, नहीं तो 11,700 11,800 की रेंज जो है वो निफ्टी पर आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से देखिए, और 50-50 पॉइंट दोनों तरफ जोड़ लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 30,000 सबसे मजबूत सपोर्ट, इसलिए कि 6 लाख शेयर वहाँ पर 30,000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 30,500 पर 9 लाख शेयर हैं, तो आपके लिए दोनों गोल पोस्ट हो गए। 30,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, मेरे कॉल का इंतजार न करें, वेट ना करें, तुरंत बेच दें। 2-3 मिनट देख लें, सिर्फ 2-4 मिनट देख लें कि भाई हाँ 30,000 को पक्के तौर पर तोड़ रहा है, आराम से आपको 29,900 29,800 जल्दी से मिल जाएगा। हो सकता है आज मिल जाए, कल मिल जाए। आज तो खैर 30,225 पे बंद हुए हैं, तो थोड़ा दूर है, तो लेकिन एक्सपायरी के पहले अगर 30,000 तोड़ना गलत है, मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। 30,000 30,500 की रेंज को हम रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर टूटा तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मेरे को सिर्फ और समझ रही थी कि जब हम एफ&ओ के आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछला हफ्ता छोटा था, 3 दिन के ट्रेड है, अब कुछ ऐसा आपको दिख रहा है इन आंकड़ों में जो कि बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी रिकवरी की? ना, अभी नहीं है, ऐसा बड़ी गिरावट के संकेत अभी नहीं है, अभी कहीं ना अभी नहीं है। अभी जो भी होगा 50 पॉइंट होगा, 60 अब पॉइंट होगा अगर निफ्टी के अंदर। बड़ी गिरावट आनी तो आज नहीं कल होगी, वो आज नहीं होगी। कच्चे तेल को लेकर अमेरिका का क्या, वो जो ईरान की सैंक्शंस को लेकर उससे होगी तो आज उससे पहले मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्की है डिम्पी, है कि बड़ी तेजी नहीं बनेगी, ये बात मान के चलिए, बड़ी तेजी नहीं होगी। गिरावट बड़ी होना, तेजी बड़ी नहीं होगी, ये पक्की है। लाइफ हाई हम आज और कल में कम से कम आज तो पार नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, अब आते हैं जरा रिजल्ट्स वाले एंगल पे, जरा रिलायंस के ही नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। रिलायंस के नतीजे आपको पहले तो कैसे दिखे और उसमें करना क्या है? नंबर्स ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नंबर्स में नहीं है जो कि मुझे आज सुबह सुबह ये मजबूर करे कि खुलते ही रिलायंस ले लीजिए, और वो भी 1400 के करीब। तो अच्छे रिजल्ट प्राइस में हैं, जियो के रिजल्ट ठीक ठाक हैं, जो कोर बिजनेस पे जो है उनका जीआरएम्स नीचे पे आए, $8 के आसपास आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत। और हाँ, एक ही है अच्छी बात कि सीएलएसए की दमदार रिपोर्ट है, टारगेट उन्होंने 1600 के पार किए हैं, उस रिपोर्ट के दम पर ऊपर खुल जाए 1390 से 1425 फ्यूचर की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। 1410 1390, ये 20 रुपये की रेंज मेरे ख्याल से परफेक्ट है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहाँ शॉर्ट भी कर दीजिए। 1425 का स्टॉप लॉस है, 1355 का टारगेट है। तो मैं तो अगर देखता हूँ अगर रिलायंस 1-1.5-2% ऊपर खुले, 1% ऊपर खुले, बेचना चाहिए। ठीक है, ये वैसे ही वाला मामला है जैसे लाइफ टाइम हाई कैसे आपने गुरुवार को बनाया बैंक निफ्टी पे, वो नाम के लिए आंकड़ों के लिए बना लिया, लेकिन टिके बिल्कुल नहीं। रिलायंस में मेरे ख्याल से वैसे ही होना चाहिए, अगर गैप से खुलेगा 1.5-2% तुरंत बिकवाली आनी चाहिए। ठीक है, उसकी बड़ी वजह जियो के नंबर्स भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों ही है, मतलब ऐसा कुछ भी 1400 रुपये के आसपास के भाव में ये सारे अच्छे रिजल्ट डिस्काउंटेड है। डन, ठीक है सर। दूसरा नंबर है मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट बहुत खराब है, सब कुछ ऐसा बिल्कुल आप बेच, बट ये भाव में है बस। तो अब जब आप अच्छे रिजल्ट प्राइस करके चल रहे हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में हर्ज नहीं है। HDFC बैंक का बता दीजिए, फिर रिजल्ट रिपोर्ट्स अच्छे भी हम बताएंगे। रिजल्ट अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मजबूत, लेकिन उम्मीद के मुताबिक है। हमेशा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होती है, उसी तरह से आए ये। फिर भी आप थोड़ा खरीद कर का देख सकते हैं। मैंने इसलिए स्टॉप लॉस आज बड़ा छोटा दिया है डिम्पी, 2285 2293 पर बंद हुआ है, सिर्फ 7 रुपये नीचे का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर खुल जाए। अगर 2285 के नीचे ही खुलता है तो फिर मत खरीदिए, छोड़ दीजिए। फिर 2335 2370 इवेंचुअली मुझे लग रहा है 2-3 दिन में HDFC बैंक का स्टॉक 3 से 5% बढ़ सकता है। अगर मार्केट ने थोड़ा भी साथ दिया ना, तो तेजी की तरफ जो अब आपको लीडरशिप चाहिए बैंक से, वो HDFC बैंक से मिल सकती है नतीजे के बाद। अगर आपको बैंक निफ्टी में लीडरशिप चाहिए, HDFC बैंक से मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो HDFC बैंक पे मैं गिरावट में खरीदारी की बात करूंगा, रिलायंस उछाल में बिकवाली की बात, बेचने की बात है।
ठीक है, लेकिन हाँ 20-22 रुपए की आप कह रहे हैं एक बार शुरुआत में शायद तेजी मिल जाए, फिर आप इसको रिलायंस को शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस बीच रिपोर्ट्स भी हैं, तो लगे हाथ जरा रिपोर्ट्स भी दिवांशी से समझ लेते हैं। HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, दिवांशी बताएं आप। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज CLSA ने यहाँ पे एक ही ब्रोकिंग हाउसेज है जहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए, 1500 से बढ़ाकर अब 1665 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी कमी आती हुई दिखेगी, 1500 करोड़ डॉलर की यहाँ पे जो कमी है वो आती हुई दिखेगी। और साथ ही अगर वो अपना जो फाइबर सेट्स या टावर कारोबार है वो इन्वेट में ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पे वो असेट लाइट मॉडल बनते हुए दिखेंगे, इससे काफ़ी फायदा यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। क्षमता विस्तार को लेकर, जो केपेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई थी कि और कितना कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब वो अब पीक आउट होती हुई दिख रही है, इससे ज़्यादा विस्तार में पैसा खर्च नहीं करेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और आगे चल के वो ये भी मानते हैं कि थोड़ा जो EPS है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिख सकता है। EPS का अनुमान उन्होंने लगभग 3 से 4% तक घटा दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं उन्होंने अपने लक्ष्य को बरकरार रखा है, रेटिंग भी बरकरार रखे है। क्रेडिट स्विस यहाँ पे लगभग 1425 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है लेकिन 1230 तक के लक्ष्य को बरकरार रखा है। नोमुरा, HSBC ये दोनों ने खरीदारी की राय दी और 1400 तक के लक्ष्य उन्होंने बरकरार रखे हैं। HDFC बैंक पे क्या रिपोर्ट्स? HDFC बैंक यहाँ पे वही सबसे पहले तो ये मानते हैं कि इस बार जो नतीजे हैं वो बेहतर आते हुए दिखे हैं। EPS थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। CLSA स्पेसिफिकली ये मानते हैं 2850 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और ये मानते हैं कि जो कासा ग्रोथ है यहाँ पे वो अब सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। इस पर नज़र रखें कि जिस तरह से अब ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा FY19 से FY21 में अगले 2 साल के लिए CAGR ग्रोथ 21% तक की मान रहे हैं और उनकी जो सब्सिडरी है वहाँ पे थोड़ा सा जो मुनाफा है वो बेहतर आता हुआ दिखा है। HDB उनकी जो सब्सिडरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी अगले 1 साल में यहाँ पे जो फंड्स है वो जुटा सकती है, ये पॉजिटिव उनको ट्रिगर दिख रहा है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ 2700 तक के लक्ष्य वो भी दे रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के HDFC के हर निशान आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे आउट परफॉर्मेंस है या फिर बाय है। ये 2700-2800 तक के टारगेट है और रिपोर्ट्स भी हैं, बात करेंगे उस पर। लेकिन इस बीच आज का स्टॉक ऑफ द डे, सर आज का स्टॉक ऑफ द डे। आज खरीदारी करने की राय है सिंजीन में, और सिंजीन में जो बोर्ड बैठक होने जा रही है 24 अप्रैल को, बोनस को इशू कंसिडर करेंगे तो इसके दम पर स्टॉक चल सकता है। अच्छा फंडामेंटली मजबूत शेयर है और बोनस भी दे रहा है, स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। 575 ये स्टॉप लॉस आप रखिएगा, खरीदारी कीजिए 590 और 600 रुपये तक के टारगेट की। ठीक है, 590-602 टारगेट है। आज का हीरो आपके 600 और आज का हीरो हम आपके सामने 9 बजे वाली सेगमेंट में लेके आएंगे। आज का हीरो में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पक्के तौर पर पैसा बनेगा आज। अच्छा, हाँ, और हो सकता है वो स्टॉक गैप से ऊपर नीचे खुले जिसकी तरफ, तब भी बन सकता है। अच्छा, तब भी चांसेस हाँ, हैं। तो आज का हीरो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो 9 बजे आज का हीरो होगा, वो वास्तव में आज का सुपर हीरो भी साबित हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। खैर इस बीच रिसर्च टीम पूरी मेरे साथ जुड़ चुकी है। रजत आपको खबर वाले शेयर्स बताएंगे, संदीप भी आपको वही खबर वाले शेयर्स बताने वाले हैं, दिवांशी को और भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताएंगी। रजत पहले शुरुआत कीजिए खबर वाले शेयर्स के साथ। जी बिल्कुल, जिनके नतीजे आने वाले हैं और जो क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं मार्केट्स में, उसमें पहला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके नतीजे आएंगे आज। इसके अलावा गोवा कार्बन, एक्सपेक्टेशन यही कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो सकता है गोवा कार्बन पोस्ट करे, तो इस पर आज क्लोजली हम ट्रैक कर रहे हैं। और साथ साथ महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, इसके भी नंबर्स आज के सत्र में ही आएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की बोर्ड बैठक है और दीपक फर्टिलाइजर की भी बोर्ड बैठक है। दीपक फर्टिलाइजर की आज पूंजी जुटाने पर कोई फैसला ले सकती है। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग रहेगा वो रहेगा बिरला सॉफ्ट, क्योंकि KPIT का जो इंजीनियरिंग कारोबार डीमर्ज हुआ है उसकी आज लिस्टिंग होनी है। लिस्टिंग KPIT टेक के नाम से ही होगी और ये जनवरी में ही तय हो गया था कि KPIT टेक के हर शेयर होल्डर को 1 शेयर के बदले इनके इंजीनियरिंग कारोबार का 1 शेयर मिलेगा। तो लिस्टिंग आज ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग कारोबार जो है उसकी होने जा रही है और KPIT टेक के नाम से ही लिस्टिंग होगी। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आने वाले जो आए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो है जय भारत मारुति। नतीजे ठीक नहीं लग रहे देखने में, क्योंकि मुनाफे की फिगर लगभग 39% गिरकर आई है। 11 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है और साथ साथ आय देखें तो 480 के आसपास स्थिर रही है सालाना आधार पर। कामकाजी मुनाफा भी इनका लगभग 12.5% घटा है। फिगर रिपोर्ट हुई है 44.5 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग लिहाज से मार्जिन भी घटे हैं, 9% के आसपास मार्जिन, जो पिछले साल देखें तो 10.5% के आसपास थे ऑपरेटिंग लिहाज से, और मेन मुनाफे के लिहाज से नतीजे कमजोर हैं। ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर इनका जो ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न है उसमें लगभग 18.5% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है और मुनाफे की फिगर लगभग 7.5% बढ़ी है, 228 करोड़ वर्सेस 212 करोड़। तो नतीजे ठीक हैं ICICI लोम्बार्ड के।
इसके अलावा टाटा कॉफी, यहाँ पर भी नतीजे अगर सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर दिखाई देंगे आपको। 6.5 करोड़ के मुनाफे के बदले 10.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया, यानी कि 63% का इजाफा देखने को मिला है Y-on-Y बेसिस पे। और इनकी जो आय है वो 4.5% बढ़ी है, 440 करोड़ से बढ़कर 460 करोड़। तिमाही दर तिमाही आधार पर कमजोर, लेकिन सालाना आधार पर टाटा कॉफी के नतीजे बेहतर हैं। इसके अलावा मैजेस्टिक ऑटो, हम सोच भी यही रहे थे कि नतीजे काफी बेहतर कंपनी पोस्ट कर सकती है, और हुआ भी वही। मुनाफे के फिगर, घाटे से मुनाफे में आई, 18 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया, और कामकाजी मुनाफा भी एक सिग्निफिकेंट जंप है, लगभग 22 गुना के आसपास का। 22 करोड़ का मुनाफा इन्होंने सालाना आधार पर अगर देखें तो बहुत बेहतर इजाफा देखने को मिला है। और तिमाही दर तिमाही आधार पर भी देखेंगे तो मैजेस्टिक ऑटो के नतीजे काफी बेहतर हैं। रेवेन्यू जो है वो लगभग 42 करोड़ के आसपास आया, 9.5 गुना का जंप है सालाना आधार पर। संदीप, आपके पास कौन सी खबरें? देखिए, खबरों में पहले आपको डॉक्टर रेड्डीज पे नजर रखनी होगी। यूएसएफडी से इनको राहत मिली। इनका जो श्रीकाकुलम प्लांट है उसके लिए वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड, ये सर्टिफिकेट इनको मिला है। 15 जनवरी को आपको बता दें इस प्लांट की जांच हुई थी, श्रीकाकुलम प्लांट की, उसमें इनको 4 आपत्तियां मिली थी यूएसएफडीए से। अब ये जो वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड रिपोर्ट है इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अब इस प्लांट से फिर से दोबारा जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं वो शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक राहत की बात है। लेकिन डीएचएफएल पे आप देखिए क्रिसिल ने इनकी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है। 850 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर से उसकी रेटिंग पहले A2+ थी, उसे घटाकर अब A3+ कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा ने कुछ यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। रिलायंस कैपिटल की जहाँ तक बात है तो ब्रिकवर्क्स ने इनकी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, पहले AA थी उसे घटाकर A+ किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि रिलायंस कैपिटल ने इस रेटिंग को गलत ठहराया है। तो रिलायंस कैपिटल पे क्या आज एक्शन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि आप थर्सडे को भी देखिए 12% से ज़्यादा ही कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी। शिल्पा मेडिकल, यूएसएफडीए से इनको एक इंजेक्शन है उसके लिए अप्रूवल मिला है। आपको बता दें जो इंजेक्शन के लिए अप्रूवल मिला है उसका Q4 CY18 यानी कि CY18 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें करीब $3.25 करोड़ के आसपास की बिक्री इस इंजेक्शन की हुई थी। तो शिल्पा मेडिकल का स्टॉक पे आज फोकस रखिए, और KPR मिल्स पे जरूर ध्यान रखिए। 29 अप्रैल को उनके बोर्ड की बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर विचार होगा। तो KPR मिल्स भी आज कहीं ना कहीं स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा बल्क डील्स का डेटा अगर आप देखें तो उस लिहाज से अजंता फार्मा पर जरूर नजर रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने करीब 5 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं थर्सडे के सेशन में, 1033 रुपये, ये वो प्राइस है जिसके ऊपर शेयर बेचे गए हैं। जेट एयरवेज में भी फंड हाउसेस की बिकवाली हुई, इसमें बिरला म्यूचुअल फंड ने 7,60,000 शेयर इस कंपनी के बेचे हैं, करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी है, 173 रुपये 14 पैसे, ये भाव है जिसके ऊपर जेट एयरवेज में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। और आखिर में कुछ प्लेस शेयरों की बात करें तो उसमें अदानी पोर्ट के जो प्रमोटर्स हैं जिसमें गौतम अदानी और राजेश अदानी हैं, उन्होंने करीब 2.4 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 39 लाख शेयर जो गिरवी रखे हुए थे उनको छुड़वाया है। 15 अप्रैल को ये जो गिरवी शेयर्स हैं वो छुड़वाए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच सबकी नज़र एक ही जगह पर जारी होगी, वो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो नीचे आप देख पा रहे हैं। अब 73 नहीं बल्कि $74 को भी ब्रेंट क्रूड पार कर गया है। ये आज में 3% तक की तेजी है। थोड़ी देर पहले तक ये 73 भी नहीं था, अब $74 भी पार हो चुका है। तो ब्रेंट क्रूड मुश्किल खड़ी कर रहा है। खैर, इस बीच दिवांशी के पास ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है। दिवांशी, बताएं और रिपोर्ट्स क्या हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो ICICI लोम्बार्ड पर CLSA की रिपोर्ट है जहां पे नतीजे आते हुए दिखे हैं, नतीजे बेहतर आते हुए दिखे हैं। CLSA यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखते हुए 1310 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत है उसके बावजूद यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखी है। कॉर्पोरेट खर्च के चलते कामकाज मुनाफा थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बढ़त दिखी है और साथ ही जो अर्निंग का अनुमान है वो 1 से 2% तक उन्होंने बढ़ा दिया है। साथ ही आज नोमरा के LNT पर रिपोर्ट आई है जहाँ पे मई 2018 में कंपनी ने जो करार किया था श्नाइडर के साथ उसको CCI से मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस मानता है कि ये कंपनी के लिए इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि अगले 6 महीने में ये जो करार है वो पूरा होता हुआ दिखेगा और FY20 के तीसरी तिमाही में यहाँ पे उनको जो पैसे हैं लगभग 14,000 करोड़ वो यहाँ पे LNT को मिलता हुआ दिख सकता है। और साथ में मॉर्गन स्टैनली की आज RBL पर रिपोर्ट है जहाँ पे जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो अच्छे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे वो मानते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं, अंडरवेट रेटिंग और साथ ही लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 500 रुपये तक का दे रहे हैं और ये मानते हैं कि जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है वो काफ़ी बड़ी है, इसी के चलते उनके जो मार्जिन है और साथ ही जो फी ग्रोथ है वो आती हुई दिखी है और स्लिपेजेस इस बार घटे हैं, कामकाज मुनाफे में बढ़त है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से करीब 26% के लोअर टारगेट्स अब मॉर्गन स्टैनली दे रहा है RBL बैंक पे। ठीक है, RBL पे 500 का टारगेट दे रहा है, LNT पे 1670 का टारगेट है खरीदारी की रहा है और ICICI लोम्बार्ड पे 1310 खरीदारी कराए CLSA की। ये रिपोर्ट्स का पूरा सार है। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे आज उनकी पहली कौन सी टॉपिक है। तो राकेश बंसल जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, कुणाल जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शुभम अग्रवाल मुंबई से और संदीप जैन थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, वो जुड़ेंगे जयपुर से और कलकत्ता से हमारे साथ सिमी भामिक जुड़ रही हैं। तो आज की पिक ऑफ द डे शुरू करते हैं और सबसे पहले बिगुल, और बिगुल के बाद जानते हैं शुभम से उनका पहला ट्रेड।
मॉर्निंग शुभम जी, बताइए सर, शुभ शुरुआत कीजिए। खरीदारी या बिकवाली से? बिकवाली से करें। बिकवाली से कर रहे हैं, चलिए बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग निपी। यहाँ पे मैं स्टॉक दूँ उसके पहले मार्केट में एक बड़ा डेटा वाइज डेवलपमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है वो भी हाईलाइट करना चाहिए। तो निफ्टी काफ़ी समय के बाद पूरा ये रैली में मैंने कभी भी मंदी नहीं बोला है और अभी भी मंदी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक यहाँ पे टेम्पररी पॉज निफ्टी में देखने को मिलेगा। और अगर आप डेटा को देखें तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो डेटा है वहाँ एक बड़ा फेलियर हुआ, काफ़ी शॉर्ट्स बने, 88 स्टॉक्स में शॉर्ट्स बने और 73 स्टॉक्स में अनवाइंडिंग हुआ है। तो जनरली अगर इस तरह का डेटा बनता जा रहा है और क्रूड का जो आपने अभी बताया, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक टेम्पररी ऑस्किलेशन एटलीस्ट है। तो हमें शॉर्ट नहीं करना है बहुत बड़ा, मैं अक्रॉस द बोर्ड शॉर्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा लेवल होगा जो भी लॉन्ग्स पहले का जो बिल्ट है। और इनफैक्ट बहुत सारे मिड कैप बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, जो जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वीक था, वहाँ पे अब मुझे लगता है कि जरूर मुनाफा बुक कर ले और हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉज देखने को मिले। तो आज के लिए जो ट्रेड है मेरा वो रेपको होम पर है और यहाँ पे एक शॉर्ट करने की सलाह है। रेपको होम को अगर हम देखें तो एक काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन में था और वहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग डे को भी एंड में भी यहाँ पे हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि आज वहाँ फॉलो अप सेलिंग देखिए, यहाँ पे हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि आज वहाँ फॉलो अप सेलिंग देखने को मिलेगा। ऑप्शंस के डेटा के पर्सपेक्टिव से 420 400 ये दो पुट के एरियाज़ हैं और वहाँ पे अनवाइंडिंग भी होना शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये फास्ट अपने हैवीएस्ट पुट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो रेपको होम को यहाँ पे शॉर्ट करें। 418 412 ये दो टारगेट है और 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला सौदा शॉर्ट का सौदा रेपको होम्स और टारगेट आपकी स्क्रीन पर 418 412 440 का स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा। सिमी जी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे। या गुड मॉर्निंग डिम्पी, मेरी तरफ से एक ही पीक है HDFC बैंक। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 2293 2290 इस रेंज के आसपास उस दिन बंद किया था, उस रेंज के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। 2275 का स्टॉप लॉस होगा और इंट्राडे का टारगेट 2330 2335 है। अगर ये टारगेट हासिल हो जाता है तो शायद स्टॉक एक नया मेजर ब्रेकआउट दिखा सकता है, पर फिलहाल तो 2330 2335 का ही टारगेट मैंने दिया है क्योंकि पूरा माहौल बहुत ही ख़राब लग रहा है। इसमें सिर्फ HDFC बैंक रिजल्ट अच्छा आया था, इसके चलते मैंने बाई कॉल दिया है। वो टारगेट हासिल हो जाएगा तो मेरा आज का दिन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो HDFC बैंक नतीजों के बाद यहाँ पर हो सकती है खरीदारी। बंसल जी से भी कर लेते हैं उनकी टॉपिक। गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर, शॉर्ट है या लॉन्ग? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी लॉन्ग है, लेकिन पिक वही है जो सबसे पहले आपने दिया, उसके बाद सिमी जी ने भी बोला। मेरा भी पिक HDFC बैंक है। अनिल जी मैंने थोड़ा सा दिल बढ़ा रखा है स्टॉप लॉस के मामले में। आपने 2285 का स्टॉप लॉस दिया है, मेरा स्टॉप लॉस 2280 का है, बट टारगेट के मामले में थोड़ी कंजूसी करी है और मेरा टारगेट 2322 का है। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ 2322 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को खरीदने की राय है। चलिए बढ़िया है HDFC बैंक, लेकिन 3 इक्के आ गए हैं। हाँ। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा है, मुझे खुद अपनी कॉल पे डर लग रहा है क्योंकि गैप के साथ ही न खोले उसके बाद फिर थक ना जाए। हाँ, इसीलिए मैंने वैसे तो सिमी जी ने और बंसल जी ने तो अभी दी है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे खुले तो फिर ना खरीदें। और इस बीच देखिए एक्टिविटी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए 64 पॉइंट, 65 पॉइंट ये आमने सामने रख सकते हैं क्रूड और SGX निफ्टी को। जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है वैसे वैसे SGX निफ्टी धड़ल्ले से नीचे आ रहा है। शुभम जी आप एक काम पे लग जाइए, और वो काम ये है कि तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट शॉट है HPBP IOC में से, वो आप निकाल के तब तक रखिए जब तक मैं कुछ और शेयरों पर राय ले लूँ, और उनमें से एक होगा ICICI लोम्बार्ड। बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताइए। वैसे नंबर्स तो ठीक आए, इसके रिजल्ट्स बुरे नहीं है, 7.5% के आसपास मुनाफा बढ़ा भी है उम्मीद के मुताबिक, या उम्मीद से हल्के से बेहतर रिजल्ट्स कह सकते हैं। आपकी तो रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा रहा है, बताइए ICICI लोम्बार्ड क्या करना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, हमने स्टॉक को 920 925 पर मैंने और कुणाल जी ने कंटिन्यूसली रिकमेंड करा है उन स्तरों से, और अनिल जी हमारे टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं। एज ऑफ नो 1070 एक अहम सपोर्ट है, किसी ने ले रखा है तो 1070 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। बट ऊपर में अनिल जी 1130 1135 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग लगता है कि एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो जिसने लिया हुआ है 1125 1130 के अराउंड मुनाफा बांधना चाहिए। ठीक है, इस बीच जयपुर से संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार,
आपकी सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड कौन सा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा यकीन है, पूरी स्टडी की हुई है सर, वो शेयर कौन सा है? एक ही शेयर बता दीजिए। एक ही शेयर। गुड मॉर्निंग। देखिए वैसे तो HDFC बैंक में देख रहा हूँ सारे एनालिस्ट ने सब ने रेकमेंड किया, तो मैं इसलिए इस बार उसका नाम नहीं लूँगा, बट सैटरडे को मैंने ऑलरेडी जब इसके रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैं आपके चैनल पे था और इसके बारे में बातचीत की थी और मैंने तभी बाइंग की राय दी है, बट मैं ये कॉल के साथ मैं नहीं जाऊँगा अभी। सर्टेनली इट्स अ गुड बाय। सिंजिन, अनिल जी ने ऑलरेडी स्टॉक ऑफ द डे दिया है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स रहा है हमेशा, और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़, और जब माहौल ऐसा रहता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा रहता है। एक बहुत ही सुस्त सिंपल स्टॉक है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, बट सिंजिन भी नहीं दूंगा, मैं दूंगा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस एक बेहतरीन स्टॉक है। देखिए एक तो चला हुआ नहीं है, मार्केट काफ़ी चला हुआ है, रियल एस्टेट स्टॉक्स काफ़ी अच्छे किए हैं, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, और मेरे हिसाब से जो आज इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं हो सकता है उसके बाद एक अच्छा उछाल भी दे दे, क्योंकि जनरली ये रिजल्ट्स के दिन एक बड़ा उछाल देने के लिए जाना जाता है। और नीचे की साइड उछाल नीचे की साइड इसलिए नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक करेक्टेड है ये स्टॉक, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लगता है ये पिक, और बिल्कुल इसके साथ आज जाना चाहिए। ठीक है, महिंद्रा लाइफ स्पेस आप कह रहे हैं कि इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि इसके नंबर्स ठीक आएंगे, उससे पहले इसको खरीदा जा सकता है, तो आपकी लिस्ट में ये शेयर हो गया। खबर वाले शेयर में सिमी जी एक जरा टाटा कॉफ़ी को भी आप देखिए, इसके नतीजे बहुत अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि इसका मुनाफा करीब 63% बढ़ा है और आय में भी 4.5-5% की ग्रोथ आई है। टाटा कॉफ़ी भी क्या करना है? डिम्पी एकदम रेंज में है, और अगर रिजल्ट्स के चलते रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि आज के ओपनिंग 95 के ऊपर होना चाहिए, और 95 के ऊपर जाने के बाद इसमें कोई डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। एकदम सीमित दायरा में काम कर रहा है, जिसका सपोर्ट 90-89 के आसपास है। स्टॉक उस दिन 90 के आसपास 92 के आसपास बंद किया था, और मुझे लग रहा है कि 95-50 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये 5 रुपया का दायरे में स्टॉक सीमित है। मुझे लगता है कि 95 के ऊपर ही लॉन्ग जाने का सलाह देना पड़ेगा। 100 का टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर 95 से नीचे कोई बाई कॉल नहीं है। इनफैक्ट 89 से नीचे ये स्टॉक, अगर कोई भी पोजिशनली ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, 89 से नीचे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी इस भाव पे था जहां पे कोई भी अच्छी खबर आए तो चल जाता है, यानी कि 2800 के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब फिर से एक अच्छी खबर आई है कि 15 जनवरी जो इनका पहले जांच हुई थी, 4 आपत्तियां मिली थी, उसका सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि आपत्तियां हट गई हैं, आप चाहे तो इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी इस पे क्या करना है बंसल जी? आज ये $2800 के आसपास ही है। देखिए डिम्पी जी, डॉक्टर रेड्डीज में देखें तो पॉजिटिव रुझान के साथ अभी तक तो स्टॉक पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकली नीचे में 2780 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और टेक्निकली डिम्पी ऊपर में 2820 2825 एक रेजिस्टेंस है, तो काफ़ी समय से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। रेंज में से निकलने की वेट करना चाहिए। 2825 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ 2780 के नीचे निकलेगा तो अब एक डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी जी काफ़ी समय से पॉजिटिव बायस के साथ एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रेंज मौजूदा स्तरों से 20 रुपये ऊपर एक ब्रेकआउट है, 20 रुपये नीचे एक ब्रेकडाउन है, तो रेंज से निकले तब ओवरवेट होकर काम करना चाहिए रेंज की डायरेक्शन में। ये कह रहे हो कि 20 रुपये ऊपर जाए तब खरीदें, या 20 रुपये इस भाव से नीचे चले जाए तब इसको शॉर्ट कर दें? कुल मिला के अभी ये नो ट्रेड जोन है, एक बार पहले खुल जाए देख लें, उसके बाद ही सौदा लेंगे। आपका मैसेज ठीक है कि 20 रुपये ऊपर या 20 रुपये नीचे पहले आने जाने दें, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, इस बीच क्रिसल की एक रेटिंग का डाउनग्रेड भी आया DHFL को लेकर, इसकी रेटिंग को, लेकिन उससे पहले वो ऑयल मार्केटिंग वाले शुभम जी कह रहे मैं तैयार हूँ, पूछो तो सही। तो फिर बताइए ना, तीनों है आपके पास, तो कोई मर्जी ले लीजिए। HPCL सबसे ज्यादा गिरेगा? बिल्कुल वही चार्ट खुला हुआ है, बोलिए तो मैं कैसे दिखा कर देता लेते हूँ। आप, मतलब कैसे कर लेते? बिल्कुल वो हमारे विचार अगर वहाँ मिल रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि वहाँ पे गया ही आज, गया ये आज तो तीनों की बलि जाएगी। बली लगेगी आज, और तीनों में लीड करेगा HPCL। बिल्कुल सही है। तो HPCL को अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे को भी एक शैडो काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गिरावट बढ़ेगी। और अगर ऑप्शंस के डेटा को भी देखें तो वहाँ पे 270 के आसपास हेवीएस्ट कॉल है, और फ्यूचर अंडरलाइन का प्राइस 267 चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीक स्ट्रक्चर के साथ वो हैवी कॉल राइटिंग एरिया पार कर पाएगा। तो बहुत ऑब्वियस ट्रेड है, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट। 272 का स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पे बेचे। 260 का टारगेट तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में ही आता हुआ दिख जाएगा। तो गैप के साथ ही खुलेगा सर? हाँ, तो 250 का मेरा नेक्स्ट लेवल है, तो 250 तक, और हो सकता है 245 भी एक्सटेंड हो जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है
तो हम उसको रिव्यू कर लेंगे, लेकिन 250 245 ये दो लेवल भी मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, 250 245 एक बार ध्यान रखें, एचपीसीएल के अंदर आपको लेवल मिलेंगे, होला खुलेगा गैप के साथ ही, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। 250 तक यहाँ से भी 16 रुपये नीचे बनते हैं, जिस पे आप जो स्पॉट अभी देख। अब आप पूछ लीजिए डीएचएफएल। डीएचएफएल पे क्रिसिल ने डाउनग्रेड किया है। सिमी जी एक बार जरा इस पे अपनी राय दीजिए। एक तो F&O बैन से बाहर भी आया है और आज ही डाउनग्रेड की खबर आई है। ये बाहर तो गुरुवार को भी बाहर था। अच्छा, गुरुवार को बाहर था, आज भी बार है। तो इसमें क्या किया जाए अभी? 157 खबरें हैं इसमें। एक तो कोटक महिंद्रा ने यहाँ पे बिकवाली भी की है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 लाख शेयर नहीं 5 लाख नहीं शेयर, क्वांटिटी में चेक करता हूँ, लेकिन हाँ कोटक महिंद्रा बैंक ने बेचे भी हैं और दूसरा ये डाउनग्रेड भी आया है। तो जरा डीएचएफएल पे अपनी राय दीजिए मैम आप। एक रिवर्सल पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। जो भी स्ट्रेंथ इसने एक्वायर किया था, फ्राइडे को पूरा सरेंडर कर दिया था, 160 के नीचे बंद भी किया था। मुझे लगता है कि आज 166 167 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, जिसका टारगेट 140 के आसपास तो मिनिमम आना चाहिए। इनफैक्ट अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखता है तो मुझे लगता है कि 140 का लेवल और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 130 से 127 का रेंज भी दिखा सकता है। तो बहुत गैप से खुल जाता है तो दूसरा बात है, नहीं तो 166 के ऊपर स्टॉप लगा के शॉर्ट कीजिए और मिनिमम 140 का एक्सपेक्टेशन रखिए। तो बता दूं आपको, कोटक महिंद्रा बैंक ने नहीं बेचा, ये बेचा है रोबेको, जो कैनरा बैंक रोबेको का पार्टनर है जो म्यूचुअल फंड में। रोबेको ने बेचा 25 लाख शेयर 160 रुपये 75 पैसे के दाम पर। तो ये इंटरेस्टिंग है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने बेचा है अजंता फार्मा। इस पर भी एक राय ले ली जाए जरा। शुभम जी, अजंता फार्मा देखिए और बताइए यहाँ क्या करना चाहिए। 5 लाख शेयर 1033 में 5 लाख शेयर इन्होंने बेच डाले हैं गुरुवार के दिन। अनिल जी, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन यहाँ पे शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है, बिकॉज फार्मा स्पेस में वोखार्ड, अजंता फार्मा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कभी देखने को मिला नहीं था। और जहाँ बाकी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को छू रहे थे, ये सब स्टॉक्स अभी भी अपने जो लोज हैं उसके पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो टेम्पररी पुल बैक हुआ था अजंता फार्मा में, जहाँ से 900 से लेकर के 1050 का रैली देखने को मिला, मुझे लगता है कि वो अब एंड हो चुका है और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहिए। तो 1050 का स्टॉप लॉस रखें और डाउन साइड में थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, बट मुझे लगता है कि 965 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके जैन साहब, ये जेट एयरवेज बाहर आ गया बैन से आज, अब क्या आप शॉर्ट करोगे क्या? बिरला म्यूचुअल फंड ने बेचा है 7.5 लाख शेयर 173 रुपये के दाम पे गुरुवार को, उन्होंने भी बेच दिया है। और अभी तक कोई 3 दिनों में खास प्रोग्रेस तो हुई नहीं छुट्टियों में कि कोई ऐसी बात बनती हुई नजर आए कि जेट एयरवेज की जो बेचना चाहते हैं लेंडर्स, उसमें कोई आगे बात बढ़ती हुई नजर आए। हाँ, छोटे मोटे नाम जरूर सामने आ रहे हैं। बताइए क्या करना है जेट में? देखिए क्लियर है कि बहुत ही लेट हो गई है। इनफैक्ट इनको बायर ढूंढना ही था और जिस तरीके से अब ये माहौल बना, और ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिनों में कुछ सोल्यूशन आएगा, जो भी एक्सटेंडेड वीकेंड था, बट इस दौरान भी नहीं आया। तो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो बिल्कुल बने रहे शॉर्ट पोजीशन पे। बाकी कोई भी ये फॉलिंग नाइफ पे कहीं ये सोचे कि अच्छा खासा टूट गया है और करेक्शन पे ले ले, और हो सकता है कोई बायर आ जाएगा 1-2 दिनों में, हो सकता है आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब वर्किंग और प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी और लेंडर सर्टनली ढूंढेंगे ही। और जिस तरीके से देखिए, जब 300 रुपये के भाव थे तब इतिहाद ने 150 रुपये साउंड किया था और वहीं पे आज आके रह गया है। तो मैं तो कहूँगा कि दूरी बनाए रखे, फ्रेश तो कुछ भी करना नहीं है। बाकी जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो कंटिन्यू रखे बस अपनी पोजीशन। ओके चलिए, तो ये ठीक है, शॉर्ट कर रखा तो बना, लेकिन शॉर्ट तो किसी का होगा नहीं। बैन से तो अब बाहर निकला है इतने ज़माने के बाद, अब तक तो बैन में ही था। अब शॉर्ट करना है क्या 164 165 रुपये के दाम पे? सिमी जी जरा बताइए। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक वीकनेस तो शो ही कर रहा है और करंट लेवल पर मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट जो दिख रहा था वो 150 के आसपास था। तो कोई अगर 150 का रेंज के लिए ये शॉर्ट कर रहा है तो स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। 170 से ऊपर चला जाने के बाद इसमें शॉर्ट मेंटेन नहीं करना चाहिए। और या तो 150 अगर टूट गया और हेवी वेट से, मतलब हेवी वॉल्यूम से अगर टूट गया 150 का रेंज, तो फ्रेश शॉट यहाँ पे इनिशिएटेड होगा। नहीं तो 14-15 पॉइंट के लिए शॉर्ट करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। 170 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है, 180-85 तक का रैली देखने को मिल सकता है स्टॉक में।
तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आए तब बेचिए, लेकिन आएगा क्या वो बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो कच्चा तेल परेशान कर रहा है, बहुत ही ऊपर आया, और दूसरा ये कि मामला ये भी है कि अभी तो कोई दावेदार बड़ा सामने आया नहीं है। एक और स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है अदानी पोर्ट। यहाँ पर 2 करोड़ 40 लाख शेयरों की प्लेज गौतम अदानी जो इनके प्रोमोटर उन्होंने हटाई है, मतलब प्लेज थे शेयर वो छुड़वा दिए हैं। तो जैन साहब, आपको खरीदना है अदानी पोर्ट या बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं? नहीं, देखिए वैसे तो थोड़ी पॉजिटिव है ये न्यूज़, सर्टेनली देखिए प्लेज छुड़वाते तो अच्छा माना जाता है, बट ओवरऑल देखिए ये सारे जो ग्रुप्स है, देखिए बीच में जब ये लिवरेजिंग वाली जो कंपनियां थी लास्ट वीक अच्छी खासी पिटाई खाए हैं, और उनमें से ये ग्रुप को भी पिटाई मिली है एक तरीके से। सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया, एडीएजे में तो था ही, और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ये एक छोटा सा भले ही उछाल आ सकता है, बट ओवरऑल इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट द स्टॉक। मुझे समहाउ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आता इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, बाकी और सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे ध्यान देंगे। और माहौल आज मार्केट का देखिए जिस तरीके से SGX निफ्टी है और जो क्रूड ऑयल का माहौल बना हुआ और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी है, उनको सबको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे, ज़्यादा अच्छा है। मार्केट्स भी अपने हाइज को बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, इस कटान के बाद भी आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त अदानी पोर्ट पर। स्वागत करते हैं कुणाल जी का भी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। एक बार आप इतनी देर बाद आए तो आपके लिए अलग से एक और स्पेशल बिगुल। बताइए सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निप्पी जी। देखिए जिस काउंटर पर आज मेरी बिकवाली की राय है वो है टाटा पावर, जिसके चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ था फ्राइडे को, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स आपको टाटा पावर में देखने को मिलेंगे। पहला सपोर्ट 68 पर है और दूसरा सपोर्ट 66 पर है, तो 68 और 66 के टारगेट से टाटा पावर को बेचना है, 72 रुपए पर रखना है स्टॉप लॉस। तो आज के लिए बिकवाली की राय होगी टाटा पावर। ओहो, टाटा का पावर खत्म होने की तैयारी में है, बेचकर चले। अच्छी खबरें भी आ चुकी है, जो कुछ भी सीआरसी की तरफ से टैरिफ रिवीजन हुआ उसमें भी नहीं चला, उसमें भी नहीं चला। हाँ, मतलब ये आखिरी उम्मीद थी इनके शेयर के चलने की, जो उसमें भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये कि इनको कोई भी अच्छी खबर पे चलना नहीं है, और जब मूड माहौल बाजार का खराब हो तो फिर गिरने में आगे रह सकते हैं, खासतौर से तब जबकि कुणाल जी की वक्र दृष्टि, टेढ़ी नज़र इस शेयर पे पड़ जाए सुबह सुबह हफ्ते के पहले दिन एक्सपायरी वाले में कि बेच दीजिए, तो फिर बेच ही दीजिए। तो टाटा पावर की पावर गुल हो जाएगी आज। बिल्कुल 68 रुपए का टारगेट है। सिर्फ मलाल एक ही बात का है, स्टॉप टारगेट बहुत छोटा दिया है कुणाल जी ने, नहीं? क्यों, ऐसा नहीं लगता आपको? रिवाइज कर सकते हैं, ये ऑप्शन खुला है उनके पास। चलिए ठीक है, तो बाजार खुलने के बाद ऑप्शन खुला रहेगा रिवाइज करने का, तब देखिए। एक खबर और है जो कि एलएनटी को लेकर इंटरेस्टिंग है। ये श्नाइडर के साथ इन्होंने एक वेंचर किया था जिसको सीसीआई की मंजूरी मिल गई है। ये अपना इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन बिजनेस ये बेच रहे हैं 1400 करोड़ रुपए में। एलएनटी पे जरा शुभम आपकी राय, पहले जरा टेक्निकली देख के इसको बताएं क्या करना है इसमें। डे लो पे बंद हुआ था पिछली बार। डिम्पी जी, यहाँ पे अगर देखें तो एलएनटी में जिस तरह से लास्ट ट्रेडिंग डे को सेल ऑफ हुआ और अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास फिर से अब आकर के रुक गया है, जो 1360 1365 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अहम है। जब तक 1350 का लेवल रीच नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मंदी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज नहीं है। बट फिर भी मार्केट का जिस तरह से माहौल है, मुझे लगता है कि अभी एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद हमें देखना चाहिए कि किस तरह से ट्रेड कर रहा है, और मार्केट के चलते मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। लेकिन जिनके पास भी ट्रेड है अगर, तो 1350 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। ठीक है, इंटरेस्टिंग है 1350, क्योंकि न्यूमेरा भी कह रहा है कि 1670 तक आ जाएगा। जल्दबाजी ना करें आप बेचने की, इसको 1350 पहले क्लोजिंग से नीचे आ जाए, फिर एक बार टेक्निकली भी इसको चेक करा लेंगे। ठीक बात है, तो ये है। अच्छा, अब जो श्रीलंका में बड़ी दुखदाई घटना हुई रविवार को, कल जो चर्च और होटल पे जो हमले किए गए उसमें काफ़ी 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि श्रीलंका में कारोबार करने वाली कुछ कंपनियों पे शायद असर पड़ता हुआ दिखे, या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर असर पड़ सकता है, मसलन चाय,
श्रीलंका चाय का बड़ा उत्पादक है। हाँ सर, उस पर असर पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ना टी के प्राइसेस भी ऊपर आए हैं। सीटीसी टी है उसके करीब 28%, और जो ऑर्थोडॉक्स टी है जो बिल्कुल पत्ती वाली चाय होती है। एक मिनट, कौन कौन सी? ऑर्थोडॉक्स एंड सीटीसी। सीटीसी बिल्कुल ये आपको आप जो रोज हमें ये जो पिलाते ये वाली कौन ये सी? सीटीसी है सर। इस सीटीसी कैसे हाँ, पता ये चलेगा? बिल्कुल बुरादा बुरादा होगी आपको चाय। इसमें कोई लीफ वगैरह इस तरह से नहीं होता है। इसकी प्रोसेसिंग होती है। सीटीसी का फुल फॉर्म भी है, मतलब कट बुरादा टीयर एंड क्रश, ऐसे करके होता है, कट टीयर एंड क्रश। तो आप बिल्कुल बुरादा कर देंगे आपको, वो सीटीसी चाय। एक ऑर्थोडॉक्स होता है जिसको सिर्फ तोड़ा जाता है और सुखा दिया जाता है और आप उसको इस्तेमाल में करते हैं। एक मिनट, वो ऑर्थोडॉक्स टी होती है। हमारे चाय के शौकीन कुणाल जी हैं। कुणाल जी को पूछो, कुणाल जी आपको इतनी नॉलेज थी क्या चाय के बारे में पहले? अनिल जी देखिए, मुझे तो चाय के साथ जो चर्चा होती है उसकी नॉलेज ज़्यादा है। वैसे चाय पीने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन ये डिम्पी जी ने आज जो सवेरे सवेरे ज्ञानवर्धन किया है इसके लिए विशेष धन्यवाद इनका। कट क्रश एंड टीयर। ये देखिए अनिल जी, ये डिम्पी जी की मुहिम चल रही है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। ये अपने ऊपर से यूबीएल यूएसएल का टैग हटा करके अब चाय के कैंप में आना चाहते हैं, तो उसी का प्रयास लगता है। मेरे जीते जी ऐसा कभी ना हो पाएगा। आप चिंता नहीं करें। के जीते जी कभी हो नहीं पाएगा, और मेरी भी इच्छा नहीं है सर। अच्छा चलिए, इच्छा नहीं है, साफ कर ही दिया। ये बहुत स्पेसिफिक है सर। थोड़ा भी अगर कोशिश करेंगे ये कि इधर उधर होने की, और तुरंत से सिमी जी है ना यूबीएल यूएसएल पे बाय कॉल दे देंगी तो काम हो जाएगा। चिंता ना करें। लेकिन बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं इस बीच में। बंसल जी पहले आप अपनी बात रखें। हाँ देखिए अनिल जी, आप कंटिन्यूसली डिम्पी जी के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। बट अनिल जी, जो आज इन्होंने चाय का विश्लेषण करा है वो वाकई दिल को छू गया, और जो आप अभी तक बोलते आए हैं दिल से मैं भी उस चीज़ से एग्री करता हूं। और डिम्पी जी को मुबारकबाद है, मतलब कि इनकी नॉलेज के अनिल जी बॉम्बे जाने के बाद काफी बढ़ गई है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी नॉलेज उन फील्ड में है जिनमें मेरी नहीं है। तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट कर दें। जो हमें नहीं आता, जो आता हो वो बताएंगे तो फायदा नहीं है। डिम्पी जी ये बड़ी बात, क्योंकि मुझे एरोप्लेन के बारे में, फाइटर प्लेन के बारे में कुछ नहीं आता, चाय के बारे में कुछ नहीं। सर आपको जो आता है ना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ तो अगर आप चाय छोटी मोटी, जो चाय का था, दूसरा रबर पे भी इस पे ध्यान होगा। चाय और रबर पे होगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ना बजाज के स्टॉक्स, बजाज ऑटो, कुछ बजाज ऑटो वहाँ पर बड़ा मार्केट रखती है, उसका बड़ा मार्केट है वहाँ पे। तो इन चीज पे। और एक और चीज है जो एक संदीप जैन साहब की पसंदीदा शेयर है, वो झींगा मछली फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि फिशरी का भी एक बड़ा मार्केट है श्रीलंका। अगर कुछ दिनों के लिए पोर्ट भी बंद कर दिए जाए। मेरे हाथ में चाय का कप था, मैं चाय की घूंट ले रहा था, और संदीप जैन साहब की पसंदीदा झींगा मतलब चाय निकलते निकलते बची है। नहीं जैन साहब खाते नहीं है, बट उनका अच्छी रिसर्च है। तो मेरे को ध्यान है जब आप पहली बार आए थे जी में, तब उसके बाद एक शेयर उन्होंने दिया था जिसपे सर्किट भी लग गया था, वो था IFB एग्रो। आपको ध्यान है? पहला स्टॉक है, डिस्टिलरीज के अंदर पहला स्टॉक था। जैन साहब ने ये 9 अप्रैल को दिया था। अच्छा, 9 अप्रैल या मतलब जो भी डेट पे, पहले मेरे ख्याल से 9 अप्रैल को आ गए थे वो हमारे साथ शो में पिछले साल 2018 को। थोड़े से बादाम कम खाए हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। IFB एग्रो बिल्कुल। तो एक एक करके जरा मैं एक शेयर पता कर लेता हूँ। एक तो जैन साहब आप मेरे को IFB एग्रो के बारे में बता दें, फिर एक टी का शेयर मैं बंसल जी से, कुणाल जी से पूछूंगा। देखिए टी पे जो आज विश्लेषण दिया आपने, एक्चुअली मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि देखिए मैं हूँ असम से, और मैं चाय का जो ये ऑर्थोडॉक्स, सीटीसी, ब्लैक टी, वाइट टी, ये जो सारी चीज़ें दी है, मज़ा आ गया आज सुन के। अब दूसरी बात, IFB एग्रो बहुत सही अनिल जी आपने याद रखा। इनफैक्ट अब मैं भी एक बार अब चेक करूंगा कि 9 तारीख था या 12 तारीख था, बट मज़ा आया कि 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, और आपके आने के शायद दूसरे या तीसरे दिन, ये फर्स्ट वीक में दिया था IFB एग्रो। और ये सी फूड में भी है, IMIL में भी है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इंडियन लिकर में भी, और उस दिन 20% का शायद सर्किट भी लगा था, बेहतरीन चला था। और ये कंपनी वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफ़ी सस्ती है। और उस टाइम पे देखिए और भी दूसरे स्टॉक्स जो ये फिशरीज और जो एक्वाकल्चर वाले स्टॉक्स थे वो भी चल रहे थे। सो ओवरऑल ये स्टॉक रेकमेंड किया था। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि देखिए श्रीलंका की जो ये घटना हुई है उसकी वजह से चाय के स्टॉक्स में तो अच्छी तेज़ी बनेगी। एक वहाँ पे जैसे केन्या एक बहुत बड़ा टी प्रोड्यूसर है, वहाँ पे भी थोड़ा सा माहौल वैसा ही बना हुआ है कि प्रोडक्शन वहाँ पे कम है। श्रीलंका में थोड़ा ये डिस्टर्बेंस हो गया, तो हो सकता है कि इंडियन टी मैन्युफैक्चरर्स को उसका फ़ायदा मिले। तो जयश्री टी है जैसे कि बहुत अच्छा खासा
करेक्टेड स्टॉक है वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। और भी 2-3 स्टॉक्स हैं, सारे में ही कहीं ना कहीं एक साथ चाल आती है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये कमोडिटी स्टॉक्स हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेबल ये नहीं होते हैं, बट ट्रेडिंग के नज़रिए से एंट्री लीजिए और ऊपर अच्छा उछाल आए, 20-25% का उछाल मिल जाता है 2-3 दिनों में, तो वहाँ पे एग्जिट लेने की कोशिश भी करें। ठीक है। इस बीच ऐसे हैरिसन मलयालम का 50% टी से बिजनेस आता है, 50% रबर से आता है, लेकिन इस बीच पूरी टी की जो कंपनी है जो ट्रेडिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो बॉम्बे बर्मा। एक बार कुणाल जी इन दोनों के चार्ट देख लीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप दे सकते हैं। प्योर टी की ट्रेडिंग के हिसाब से बॉम्बे बर्मा, भाव भी ठीक लिखते हैं, और रबर और टी दोनों का कॉम्बिनेशन लेने तो हैरिसन मलयालम। देखिए बॉम्बे बर्मा की बात पहले करें डिम्पी, तो एक सपोर्ट मुझे 1200 के आसपास नजर आता है, तो चार्ट काफी अच्छा है, 1200 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है और उछाल में मुझे लगता है एक बार के लिए 1500 सवा 1500 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं, तो बॉम्बे बर्मा चार्ट पर ज्यादा बेहतर है। हैरिसन मलयालम में स्ट्रक्चर कमजोर है, एक बड़ा डाउनसाइड हमने इसमें देखा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, तो कोई जल्दबाजी में खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इन स्तरों पर जयश्री टी को लिया जाए तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बहुत ही मामूली सा एक स्टॉप लॉस रखा जाए तो मुझे लगता है कि जयश्री टी में आपको एक अच्छा उछाल इन खबरों के चलते देखने को मिल सकता है, तो 65 रुपए के आसपास जयश्री टी को खरीदें, 75 तक जाने की संभावना चार्ट्स पर नजर आती है। स्टॉप लॉस क्या रखना है वही बहुत ही मामूली सा स्टॉप लॉस 61 रुपए के आसपास डिम्पी रखें, 61 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर मुझे लगता है 75 का टारगेट होना चाहिए। 61 रुपए का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट खरीदारी है जयश्री। तो हम सोचे थे कि जहां खुले, अगर गैप से खुले बाजार तो बेचने का मौका होगा, लेकिन लग नहीं रहा है। अब लग ये रहा है कि गैप से खुलेगा लेकिन नीचे की तरफ।